ओके, हम एंडोक्राइनोलॉजी के डे 2 पे हैं आज, ठीक है। और हमने कल जो है लास्ट जो डिस्कस कर रहे थे, जब हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हुई, वो हम डिजीजेज ऑफ द थायराइड ग्लैंड डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली जो है Mira, it is not possible to give the review of yesterday class. We have done with the second messenger system and the growth hormone and prolactin, ठीक है। हमने एंटीरियर पिट्यूटरी से ये दो हार्मोन किए थे, और थायराइड हार्मोन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द लास्ट पॉइंट जो कि डिजीज थे। उसमें भी हाइपरथायराइडिज्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे, एंड हम जो है हाइपोथायराइडिज्म बेसिक जब डिस्कस कर रहे थे, तो जो है उस वक्त जो है हमारी जो है मीटिंग एंड हो गई थी। सो विथ रिगार्ड्स टू हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बच्चों में जो होगा उसको क्या कहते हैं, ठीक है, क्रेटिनिज्म। और अगर बड़ों में होगा तो मिक्सेडीमा, ठीक है, मिक्सेडीमा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं मेनली थायराइड हार्मोन, जब भी देखो आप किसी भी हार्मोन की डिजीज याद करोगे, अगर आपको उसके फंक्शंस प्रॉपरली पता होंगे, तो आपको बहुत इजीली जो है उसकी डिजीजेस के बारे में जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। सो जो है ना, अगर हम बात करते हैं द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन के मेन दो डोमेन्स हैं जिसपे वो काम करता है। एक है मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरी डोमेन है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो जब भी आप हाइपो और हाइपर के सिम्टम्स की बात करोगे, ठीक है, तो आप उन्हीं पे फोकस करोगे। ये बहुत एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपने अगर कोई भी हार्मोन के फंक्शंस को प्रॉपरली स्टडी किया हुआ है, तो आप उसकी डिजीजेस जो है वो बहुत इजीली जो है वो समझ सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ अगर उसके कोई एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं तो वो आप एड ऑन याद कर लो। सो अगर हम बात करें हाइपोथायराइडिज्म, अगर थायराइड हार्मोन कम है, तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिक रेट कम है। जब मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो बंदा किस तरह वेट गेन कर रहा होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट कम हो है तो वो स्लो होगा, हर चीज उसकी स्लो होगी, सारी बॉडी के फंक्शन, जिसमें फिर कार्डियक आउटपुट भी उसका कम होगा, उसको लिथार्जी होगी, वो मेंटली भी स्लो होगा, ठीक है। ये सारे जो है उसके फीचर्स होंगे स्लोनेस के, ठीक हो गया। उसके बाद क्योंकि थायराइड हार्मोन का हाई लेवल प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कराता है, तो प्रोटीन जो है वो एनाबॉलिक फॉर्म में होगी, एनाबॉलिज्म होगा, यानी कि प्रोटीन डिग्रेडेशन कम हो जाएगी, ठीक है। यूजुअली जो हाइपोथायराइडिज्म के बंदे की जो एक बहुत कंप्लेन होती है, वो ये होती है कि जब सबको गर्मी लग रही होती है उस वक्त भी उसको सर्दी लग रही होती है। दैट इज द डिक्रीज हीट प्रोडक्शन, दैट इज द कोल्ड सेंसिटिविटी, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन फीचर ऑफ द हाइपोथायराइड पेशेंट, ठीक है। उसके बाद जो है मिक्सेडीमा एक फीचर होता है, ठीक है। मिक्सेडीमा क्या होता है कि शिन एरिया, जो प्री टिबियल एरिया होता है, यहाँ पर जो है स्वेलिंग होती है, एंड दैट इज द नॉन पिटिंग काइंड ऑफ एडिमा, ठीक है। ये फीचर होता है मिक्सेडीमा का, कि जो है प्री टिबियल रीजन पे शिन एरिया पे जो है वो स्वेलिंग होती है, and ये एडीमा जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये नॉन पिटिंग एडीमा जो है स्वेलिंग होती है। कॉजेस क्या क्या हाइपोथायराइडिज्म के हो सकते हैं, ठीक है। सो द सिंपलेस्ट कॉज ये हो सकता है कि आयोडीन डेफिशिएंसी है, ठीक है, कंजेनाइटली क्रेटिनिज्म है, सही है। टर्जरी डेफिशिएंसी, टर्जरी का क्या मतलब है, टीआरएच, टर्जरी का क्या मतलब है, हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व। सेकेंडरी डेफिशिएंसी हो सकती है, मींस टीएसएच इज डिक्रीज, एंटी पिट्यूटरी का फेलियर है, ठीक है। या फिर क्या हुआ है, सर्जिकली थायराइड हार्मोन को रिमूव किया गया है, ठीक है। एंड और अब जैसे हाइपरथायराइडिज्म में ऑटोइम्यून डिजीज थी, वैसे ही हाइपोथायराइडिज्म की जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हो सकता है, हशीटोमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है, ये सारे इसके कॉजेज हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर जो है प्राइमरी डेफिशिएंसी है थायराइड ग्लैंड से हार्मोन की, ठीक है, प्राइमरी डेफिशिएंसी है, तो जब आप पहला जो आप हार्मोन कराते हो वो टीएसएच कराते हो, तो टीएसएच के लेवल्स आपको रेज मिलते हैं जब प्राइमरी डेफिशिएंसी है तो, ठीक है। और अगर सेकेंडरी डेफिशिएंसी होगी तो टीएसएच के लेवल्स आपको लो मिलेंगे। इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चन? ओके। सो
now we are moving towards another thyroid, another endocrine gland of our body, और ये बहुत important gland है, that is the एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड ना थोड़ा सा उसकी अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो वो थोड़ी सी जो है डिटेल में हम करेंगे, क्योंकि इसमें सिंथेसिस ऑफ हार्मोन भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम सबको हमने कल स्टडी किया था एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो किस नेचर के हार्मोन्स हैं। जी जल्दी से मुझे कोई बताएगा। स्टीरॉयडल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ओके, स्टेरॉइड हार्मोन्स है। स्टीरॉइड्स। अच्छा, किसके? एड्रिनल मेडुला के एड्रिनल कॉर्टेक्स के? कॉर्टिक्स के। राइट, सो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जो है दे आर स्टेरॉइडल इन नेचर। ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोगों ने कल स्टीरॉयड। किसी क्लास में एड्रिनल पढ़ा भी है। ठीक है, एंड ये जो एड्रिनल और मेडुला जो है वो बेसिकली पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, वो पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले हैं फ्रॉम द जो है थोरेसिक रीजन, ठीक है, दे डायरेक्टली गो टू द एड्रिनल ग्लैंड, वहां पे पोर करते हैं, वहां पे एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं फ्रॉम देयर प्री गैंग्लियोनिक एंडिंग्स, और वहां से जो है फिर जो है एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन डायरेक्टली पोर होता है इनटू द सर्कुलेशन। सो एड्रिनल मेडुला जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को इन अ फॉर्म ऑफ हार्मोन रिलीज करता है, और ये अलार्म रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। हमने इसको बहुत डिटेल में जो है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किया था तो मैंने आपको ये डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे मेनली जो फोकस है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर है, जी, एफ और आर। ठीक है, जी, एफ और आर। आउटर लेयर जी है, ठीक है, दिस इज ग्लोमेरुलोजा, एफ फेसिकुलेटा एंड आर इज रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोजा जो है जो हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, वो मेनली किडनी पे काम कर रहा होता है, और वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। अब ये सारे के सारे कॉर्टिकॉइड्स हैं। ठीक है, सो जो मिनरल्स पे काम करता है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और ये कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन मेनली। ठीक है, पेसिकुलेटा से जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं, यानी ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे मेनली अफेक्ट कर रहे होते हैं, और इनका जो मेन हार्मोन है वो कॉर्टिसोल है। और रेटिकुलरिस से एड्रिनल एंड्रोजन रिलीज होते हैं, और उनका जो मेन जो वो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होता है। सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन हैं, जब रिलीज होंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है, तो जो है ये जाके जिस भी ऑर्गन पे अपने काम करेंगे वहां पे डायरेक्टली ये सेल के अंदर जाएंगे। सेल के अंदर इनके रिसेप्टर्स होंगे साइटोप्लाज्म में, उनसे ये बाइंड होंगे, और फिर उसके बाद जो है ये न्यूक्लियस पे जाके काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स हैं, और तीनों लेयर से डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। सो हमें इन हॉर्मोन्स की सिंथेसिस पता होनी चाहिए, और हमें ना इन हॉर्मोन्स के जो एंजाइम्स जो कॉमनली डेफिशिएंट होती है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, सो हम उसकी तरफ जा रहे हैं कि ये सिंथेसाइज कैसे होते हैं। ये जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हैं बेसिकली किस किस जो है की डेरिवेटिव्स होते हैं सारे। जी, ये सारे के सारे जो स्टेरॉइड प्रोजेस्टेरॉन। हॉर्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव्स होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल। पीछे और चले जाएं तो फिर क्या होता है? और पीछे चले जाएं कोलेस्ट्रॉल। तो स्ट्रोल कोलेस्ट्रॉल के। कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो सारे के सारे जो स्टेरॉयल हैं इनके अंदर जो कॉमन होती है वो इनकी कोलेस्ट्रॉल की रिंग होती है, कि ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक हो गया, अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए जो स्टिमुलेंट होता है वो कौन होता है? पिट्यूटरी से विच हार्मोन स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन सिंथेसिस? एसीटीएच। 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 ठीक है, एसीटीएच। इज इट ट्रू फॉर द एल्डोस्टेरोन आल्सो? एल्डोस्टेरोन नो। कोर्टिसोल नो से भी मैम हो एल्डोस्टेरोन। सकता है। एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन 2 कुछ भी ओके, चलेगा। सो बेसिकली अगर हम जनरली जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड फंक्शंस हैं एल्डोस्टेरोन के, वो एसीटीएच डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम मैकेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, वाइल जो रेटिकुलरिस है और फेसिकुलेटा है उसका स्टिमुलेंट एसीटीएच होता है। एसीटीएच का सेकंड मैसेंजर क्या है? एंजियो पिट्यूटरी का हार्मोन है। जी, एसीटीएच का सेकंड मैसेंजर क्या है?
कॉर्टिसोल। एसीटीएच का सेकंड मैसेंजर क्या है? सेकंड एसीटीएच किस तरह से एक्ट करता है टू द एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसका सेकंड मैसेंजर क्या है? कौन से पाथवे के थ्रू? जो सेकंड मैसेंजर हमने पढ़े ना, कैम के थ्रू काम करता है, IP3 DAG के थ्रू काम करता है, टायरोसिन काइनेस के थ्रू काम करता है, कैल्शियम कैल्माडोलिन के थ्रू कैम के थ्रू काम, एंटी पिट्यूटरी के जो साइक्लिक हार्मोन्स थे एसिड। वो कैम के थ्रू काम करते साइक्लिक। हैं। ठीक हो गया? सही। सो साइक्लिक एएमपी इसका सेकंड मैसेंजर सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, अब किस तरह से, अब इसकी बेसिक हम सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। सिंथेसिस की बात करते वक्त हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स बन रहे हैं वो तीन तरह के बन रहे हैं। एक है जो 21 कार्बन हार्मोन्स बन रहे हैं, ठीक है। एक 19 कार्बन हार्मोन्स बन रहे हैं और एक 18 कार्बन हार्मोन्स बन रहे हैं, ठीक है। सो ये टेस्टोस्टेरोन ही होता है जिससे कि एस्ट्रोजन बन रहा होता है। सो सबके प्रिकर्सर जो है वो सारे के सारे सेम है। क्लियर है ये चीज? तो हम 21 कार्बन हॉर्मोन्स, 19 कार्बन हॉर्मोन्स और 18 कार्बन हॉर्मोन्स की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एसीटीएस ने जो है कॉर्टिसोल सेकंड थ्रू सेकंड मैसेंजर जो है कॉर्टिसोल से इन हार्मोन की सिंथेसिस स्टार्ट की, वाइल वी नो दैट एल्डोस्टेरोन के लिए सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म है। ठीक हो गया? और सबसे पहले जो पहला कंपाउंड बना वो प्रेग्नेलोन बना, ठीक है। प्रेग्नेलोन से प्रोजेस्टेरॉन बना, ठीक है। ये आपको किसी हद तक याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद प्रेग्नेलोन से डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन बनता है जो कि फिर कॉर्टिकोस्टेरॉन बनता है। और अगर ये जो है ग्लोमेरुलोसा लेयर में होगा, ठीक है, तो ग्लोमेरुलोसा लेयर के अंदर एल्डोस्टेरॉन सिंथेज एंजाइम होता है जहाँ पे एल्डोस्टेरॉन बनता है, ठीक है। फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस लेयर में ये एंजाइम नहीं होता, ठीक है। ये एंजाइम सिर्फ कहाँ होता है? ग्लोमेरुलोसा लेयर में होता है, लोसा लेयर में होता है। तो इसीलिए वहां एल्डोस्टेरॉन बनता है। तो इसका क्या मतलब होगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉन से ही एल्डोस्टेरॉन बन रहा होता है। क्लियर है? ये जितने भी कंपाउंड मैंने आपको दिखाए ये सारे के सारे 21 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? एल्डोस्टेरॉन 21 कार्बन है, कॉर्टिकोस्टेरॉन 21 कार्बन है। ठीक हो गया? यहाँ पे इस पाथवे के अंदर जो कॉमनेस्ट एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, वो 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। यहाँ पे हम एक मार्क करते हैं कि ये डेफिशिएंसी जो है ये कॉमन होती है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, थोड़ी देर में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अनदर एक जो पाथवे जाता है वो पाथवे क्या जाता है? वो पाथवे ये जाता है कि प्रेग्नेनॉन की हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, वो हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनॉन बनता है। तो अब ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, ठीक है। और ये डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है वो डीऑक्सी कॉर्टिसोल बनेगा और उससे कॉर्टिसोल बनेगा। सो बेसिकली कॉर्टिसोल में और कॉर्टिकोस्टेरॉन में क्या फर्क होता है? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड होता है। ये इन दोनों का स्ट्रक्चरल डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो गई है। इज दिस पाथवे क्लियर? ठीक हो गया? सेकेंड यस एंजाइम जो मैम। कि डेफिशिएंट होता है इस पाथवे में वो होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। सो दो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी यहाँ पे कॉमन है, आइदर 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अच्छा, जो 17 हाइड्रोक्सी प्रेगलानिन बना था वो क्यों इस पाथवे की तरफ गया था? कि यहाँ से बनते हैं एंड्रोजन्स, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो ये DHEA बनेगा, डाई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेंडायोन, DHEA। ये आपको एब्रीवेशन भी आनी चाहिए, DHEA भी लिखा जाता है इसको क्योंकि ये स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है। डाई हाइड्रो या डी सॉरी डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेंडायोन, ठीक है। इसमें से एंड्रोस्टेंडायोन बनता है और एंड्रोस्टेंडायोन में से टेस्टोस्टेरोन बनता है, ठीक है। और ये 19 कार्बन कंपाउंड है, सही है। और इसमें से ही ईस्ट्रोजन बनता है जो कि 18 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर हो गई है? इसकी सिंथेसिस को जरा देखो।
Is this clear to everyone? Any questions so far? यस मैम, क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं दो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की। ठीक है, तो हमने कहा कि द कॉमन एंजाइम, मैंने ऑलरेडी क्लास नमाज को देख के ही लेट स्टार्ट किए बेटा, प्लीज आप 5:30 तक जो है वो मैनेज कर लिया करो, इसीलिए मैं 5:30 क्लास स्टार्ट करती हूँ। अब ये क्लास एंड होगी तो फिर आप ब्रेक ले लीजिएगा। अच्छा जी, अब जो है 21 अगर बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट है, ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या चीज अफेक्टेड होगी, कौन सी चीज बॉडी में कम बनेगी पेशेंट के? प्लीज, अब ये अगर आपको बात पे, एल्डोस्टेरोन। सिर्फ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, सिर्फ एल्डोस्टेरोन कम बनेगा, सिर्फ नहीं, एल्डोस्टेरोन कम कोर्टिसोल भी, बनेगा। कोर्टिसोल भी कम कोर्टिसोल भी कम बनेगा। बनेगा मैम। ओके, सो हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर ये नहीं है, ठीक है, तो ये नीचे का सारा पाथवे अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये पाथवे किस तरफ डेविएट हो जाएगा? जी, ये पाथवे किस तरफ डेविएट हो जाएगा? यानी एंड्रोजन्स बॉडी में, एंड्रोजन, बनेगा। एंड्रोजन ज्यादा यस, बनेगा। एल्डोस्टेरोन। एंड्रोजन ज्यादा बनेंगे। तो पेशेंट आप किस तरह प्रेजेंट करेगा कि उसके जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कम होंगे और उसके एड्रिनल एंड्रोजेंस ज्यादा होंगे। ठीक है, फीमेल पेशेंट है, ठीक है, तो वो जो है जो है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अर्ली प्रेजेंट करेगी, और मेल के अंदर क्या होगा, प्रिकॉक्सियस प्यूबर्टी के साथ मेल प्रेजेंट करेगा। छोटा मेल जो है वो प्रिकॉक्सियस जो है प्यूबर्टी के साथ प्रेजेंट करेगा। ये बात समझ में आती है कि ये वाला पाथवे जो है उसका एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा डेविएशन जो है वो इस एसीटीएच आके इसको स्टिमुलेट कर रहा होगा कि भाई बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं है, बॉडी के अंदर जो है कॉर्टिसोल बनाओ, और वो पाथवे जो है क्योंकि ये एंजाइम डेफिशिएंट है। अच्छा, अब एंजाइम डिपेंड करता है ना कितना परसेंट ऑफ द एंजाइम इज डेफिशिएंट। ठीक है, अगेन रिमेंबर, जो एंजाइम्स होंगे दोनों पेरेंट्स से आ रहे हैं, ठीक है, तो 50% डेफिशिएंट है, 100%, 70% डिपेंडिंग कि कितना इनएक्टिव है। सो उस हिसाब से ये पाथवे यहाँ डेविएट हो जाएगा। पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये पाथवे है, अगर ये पाथवे है और ये वाला पाथवे डेफिशिएंट है तो फिर क्या होगा? मींस के 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज अगर डेफिशिएंट है तो क्या होगा? फिर मैम एस्ट्राडायोल कम बनेगा, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन ज्यादा बनेंगे। हम्म, सो क्या बनेगा ज्यादा? देखो, अब ये डेफिशिएंट है, अब ये नहीं है, ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये पाथवे ज्यादा होगा। सो एल्डोस्टेरोन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, इनफैक्ट एल्डोस्टेरोन ज्यादा बन रहा होगा, लेकिन ये कम बन रहा होगा। लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट यूजुअली कॉर्टिकोस्टेरॉन कर लेता है, ये कम, ये वीक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, लेकिन ये फिर भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की इसकी एक्टिविटी होती है, लेकिन फिर भी जो है कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी होगी, और क्या होगा, ये सारा का सारा पाथवे डेफिशिएंट होगा। ठीक हो गया? क्लियर है ये चीज? इसमें कोई क्लियर कंफ्यूजन तो मैम। नहीं है? ओके, ओके, गुड। Now we are coming to the functions of the hormone and the regulation of these hormones. ठीक है, तो पहले हमने सिंथेसिस की बात कर ली, देन वी डिस्कस कि भाई ये 21 कार्बन कंपाउंड कौन से हैं, 19 कार्बन कंपाउंड कौन से हैं, और 18 कार्बन कंपाउंड कौन से हैं। तो मैंने अपने आप को याद रखने के लिए कि 19 जो है, ठीक है, ये मेल है एंड्रोजन, ठीक है, और जो 18 है वो फीमेल है, ठीक है, ईस्ट्रोजन। ठीक है, वैसे ईस्ट्रोजन की बात करते हैं तो फीमेल्स की बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह से तो 21 जो है उन सब का जो है ऊपर है, दैट इज सारे के सारे, उसमें प्रोजेस्टेरॉन भी आ जाता है, एंड वी नो दैट प्रोजेस्टेरॉन सबसे पहला कंपाउंड है जो बनेगा प्रेग्नेंट से। ठीक है, तो ये सारे 21 कंपाउंड्स। अच्छा जी, अब जो है अगर एड्रिनल एंड्रोजेंस की एक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने क्या बात की, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट है, ये नीचे वाला पाथवे डेफिशिएंट है, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है, तो पाथवे इधर डाइवर्ट हुआ है, ये डाइवर्जन चल रही है। अगर ये डाइवर्जन चल रही है, हो गया मेरी स्पेलिंग्स पर, ये डाइवर्जन चल रही है, तो क्या होगा, एंड्रोजन ज्यादा बन रहे हैं, और एंड्रोजन ज्यादा बन रहे हैं तो यूरिन के अंदर 17 कीटो स्टेरॉइड्स के लेवल्स ज्यादा आएंगे, एमसीक्यू। ठीक है,
क्लियर है? मैम रिपीट फिर में। से रिपीट कर दीजिएगा। इफ दिस इज डेफिशिएंट, ठीक है, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट है, तो एड्रिनल एंड्रोजेंस अगर ज्यादा बनेंगे तो वो जो है एक्सक्रीट होंगे इन यूरिन एज अ फॉर्म ऑफ 17 कीटोस्टेरॉइड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? इन यूरिन दीज एंड्रोजेंस दे आर एक्सक्रीटेड एज अ 17 कीटोस्टेरॉइड। ठीक है। यस मैम। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द रेगुलेशन, और फिर रेगुलेशन के बाद हम फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, सो अगर रेगुलेशन की बात करें तो एक रेगुलेशन हमने बात कर ली कि भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उनको जो है उनकी जो सिक्रीशन है वो एसीटीएच करेगा। और वी ऑल नो कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स का एक टाइम होता है। हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस को कब अच्छे से जो है बेयर कर सकते हैं, मुझे बताओ? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के अंदर जो है हमारा कॉर्टिसोल लेवल सबसे हाईएस्ट होता है, जस्ट बिफोर द वेकिंग अप। और सबसे लोवेस्ट हम स्ट्रेस को कब बेयर करते हैं? रात के बाद। ठीक है, तो क्योंकि रात को हमारे कॉर्टिसोल के लेवल्स कम होते हैं। ठीक है, ये हमारी डायरनल नेचर ने वेरिएशन दी है। ठीक है, तो जो है नेचर ने हमें ये कहा है कि अर्ली मॉर्निंग जो है आप स्ट्रेस को जो है वो ज्यादा बेयर करते हो, एंड इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज में भी नो दैट के डिसीजंस भी इसलिए आप मॉर्निंग में अच्छे ले सकते हो बनस्बत आप शाम के या रात को। ठीक है, अगेन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है, सीआरएच, एसीटीएच। ठीक है, और एसीटीएच बना के इससे प्रोओपियो मेलानोकॉर्टिक कॉर्टिकॉइड जो है इसका प्रिकर्सर है। ठीक है, और जो है जो सेकंड मैसेंजर है इसका साइक्लिक एएमपी है, हमने कल डिस्कस किया था। एसीटीएच करेगा क्या? स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस को बढ़ाएगा। ठीक है, और जो है अगर एसीटीएच के लेवल ज्यादा होंगे तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी एडिनोमा एसीटीएच का है तो it will cause the hypertrophy of adrenal cortex. Although ACTH pituitary adenomas they are not very common. सबसे कॉमन मैंने आपको कल कौन से बताए थे एडिनोमास? प्रोलेक्टिनोमस। यस, प्रोलेक्टिनोमास। एल्डोस्टेरोन। प्रोलेक्ट नहीं, प्रोलेक्टिनोमास दे आर द मोस्ट कॉमन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या काम करेगा? वही कि जो कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा वो एसीटीएच को सेकेंडरी मतलब नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो है इनहिबिट करेगा। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज द डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, जो हम सबको बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट? डेक्सामेथासोन क्या है? एक सिंथेटिक स्टेरॉइड। वी नो दैट ना, डेक्सामेथासोन सिंथेटिक ठीक जो है वो स्टेरॉइड है। ठीक है, हम करते क्या है? डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता क्या है कि हम डेक्सामेथासोन देते हैं सब किसी को भी जिसको हमें सप्रेशन टेस्ट करना होता है। नॉर्मल रिस्पांस क्या होगा कि नॉर्मल रिस्पांस ये है कि अगर आप में से या मुझे डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? डेक्सामेथासोन क्या करेगा? थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डेक्सामेथासोन दिया। ठीक है, डेक्सामेथासोन दिया, उसने क्या किया? एसीटीएच की सिक्रीशन को कम किया, तो बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल्स के लेवल्स कम हो जाएंगे। बात समझ आती है? दिस इज द नॉर्मल डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इज दिस क्लियर? जब हम डेक्सामेथासोन देते हैं तो एसीटीएच को वो कम करता है, और एसीटीएच कम हो जाएगा तो कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। दिस इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। अब हम एक ऐसे पेशेंट को डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट देते हैं जिसको एसीटीएच सिक्रीटिंग ट्यूमर है। ठीक है, एसीटीएच सिक्रीटिंग ट्यूमर है, यानी उसको एडिनोमा है पिट्यूटरी का फॉर एग्जांपल। तो उसको अगर हम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट देंगे, अच्छा ये नॉर्मल जो होगा कि लो डोज ऑफ डेक्साम अच्छा डेक्सामेथासोन के दो डोजेस हम देते हैं। एक लो डोज, पहले लो डोज देते हैं, उससे देखते हैं सप्रेशन हुई कि नहीं। अगर लो डोज से सप्रेशन हो गई इसका मतलब है कि एड्रिनल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एक्सिस सारी की सारी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। अगर इस पे सप्रेस नहीं हुआ तो हमने क्या किया? अब हमने एक ऐसे पेशेंट को डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट दिया जिसको ट्यूमर है एसीटीएच का। लो डोज जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, उसके कॉर्टिसोल के लेवल जो है वो नॉर्मल ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम उसको हाई डोज डेक्सामेथासोन सब देंगे टेस्ट, तो वो उससे कॉर्टिसोल के लेवल्स कम हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? यस ठीक है, मैम। ये कब
अच्छा, अब ये एसीटीएच सिक्रीटिंग ट्यूमर है जो कि पिट्यूटरी का है। ठीक है, वी नो दैट एसीटीएच सिक्रीटिंग ट्यूमर एक्टोपिक भी होते हैं, एडिनोकार्सिनोमास जो है वो एसीटीएच सिक्रीट करते हैं, एग्री। बहुत दफा यस मैम। एडिनोकार्सिनोमा की जो प्रेजेंटेशन होती है वो ही कुशिंग होती है। पेशेंट जो है कुशिंग के साथ आता है और जो वर्कअप कराया जाता है तो एडिनोकार्सिनोमा भी निकल सकता है उसको। ठीक है, सो जो एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीटिंग ट्यूमर्स होते हैं वो लो डोज डेक्सामेथासोन से भी इनहिबिट नहीं होंगे और हाई डोज डेक्सामेथासोन से भी इनहिबिट नहीं होंगे। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा आ जाता है कि अगर ये कुशिंग सिंड्रोम है यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स का ही एडिनोमा है, ठीक है, तो इसमें भी हम लो डोज दें या हाई डोज दें, डेक्सामेथासोन कॉर्टिसोल की सिक्रीशन को इनहिबिट नहीं करेगा और इसके अंदर एसीटीएच के लेवल्स ऑलरेडी कम। ठीक है, क्योंकि ये इसने नेगेटिव फीडबैक से ऑलरेडी एसीटीएच के लेवल्स को कम किया हुआ होगा। इज दिस टेस्ट क्लियर टू एवरीवन? Any यस मैम। confusion? So we have a low dose, we have a high dose disease syndrome, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जो है एल्डोस्ट्रॉन पे। एल्डोस्ट्रॉन की अगर हम उस रिगार्ड से बात करें जहाँ पे स्ट्रेस आ जाता है, तो स्ट्रेस में एसीटीएच जो है वो एल्डोस्ट्रॉन की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेस मेन फैक्टर नहीं है उसके रेगुलेशन का, ठीक है, तो मेनली एल्डोस्ट्रॉन जो रेगुलेट होता है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम से होता है और सीरम पोटेशियम लेवल से होता है। ठीक है, इनमें से सबसे पोटेंट क्या है? अगर आपको एमसीक्यू में ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये तो आप नहीं टिक करोगे। ये तीनों दिए हुए हैं तो ये तो आप नहीं टिक करोगे। इन दोनों में से क्या टिक करोगे? विच इज अ मोर पोटेंट रेनल जो है? एंजियोटेंशन। एंजियोटेंसिन डिक्रीज एंजियोटेंसिन पोटेशियम। जी, रास को करोगे? नहीं, रास को नहीं करना आपने, पोटेशियम को करना। द मेन रेगुलेटर ऑफ एल्डोस्टेरोन इज हाइपरकैलेमिया। ठीक हो गया, नोट दिस, द मेन रेगुलेटर for serum for aldosterone secretion is hyperkalemia। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक हो गया। अब अगर हम एल्डोस्टेरोन की बात करें तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हो गया, उसमें फिर एंजियोटेंसिन 2 आ गया, फिर ब्लड वॉल्यूम का कम होना, वी नो दैट एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेगा, हाइपरकैलेमिया जो है वो एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ दीज हॉर्मोन्स। सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, नाम से पता चलता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। वाई व्हाट? अच्छा, वाई के बहुत सारे वाई एंडोक्राइनोलॉजी के आंसर्स मैंने जैसे थी, इट इज हाउ द फिजियोलॉजी वर्क्स। ठीक है, से दैट द अगर आपसे पूछा जाए, आपसे एमसीक्यू मुझे कि रास इज अ मोर पोटेंट stimulant and why the potassium, ये that yes nature, why the nature is given so much privilege to the potassium, कोई मुझे बताएगा जी? Because hyperkalemia is dangerous to the body। ठीक है, हाइपरकैलेमिया इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, सो इसलिए या पोटेशियम। कुछ एरिथमिया वगैरह काज कर देता है ना, इसीलिए जी, हाइपर। ये रिदमियास कॉज करेगा, बंदा ठीक होने से पहले ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलेगा उसको, सो दैट इज द रिदमियास की वजह से। ओके, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। ठीक है, कैसे वो पोटेंट है? ऑब्वियसली रास और उसको हम मेजर करते हैं तो पोटेशियम का इफेक्ट इज मोर। रीजन उसका ये है कि इट्स जो है जो है इट इज डेंजरस। हाइपरकैलेमिया जो है बहुत नैरो रेंज में मेंटेन्ड होता है बाय द एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से एक्शंस पे। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो नाम है पहले बताता है कि ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करता है, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो जो है ये ऐसा क्या खास करता है जो कि जिसके लिए ये बॉडी इसको सिक्रीट करती है? तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। ठीक है, जो पेक्यूलर फीचर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का वो उसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, ना कि मेटाबॉलिक इफेक्ट है। ठीक है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हमने पढ़ा है, दूसरे हार्मोन भी कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया हमने देखा, ग्रोथ हार्मोन भी हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा है, लाइपोलिसिस ग्रोथ हार्मोन भी कर रहा है, कल हमने देखा लाइपोलिसिस ग्रोथ हार्मोन भी कर रहा है। ठीक है,
हमने अभी जब थायराइड पढ़ा तो हमने देखा वो भी जो है जो है ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ा रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को यूजेज बढ़ा रहा है, ठीक है। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, एमसीक्यू में आता है, ठीक है। मेनली ग्लूकोज के लेवल क्या करते हैं, एमाइनो एसिड को यूज करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट टू फॉर्म द न्यू ग्लूकोज, ठीक है। सो इसकी वजह से जो डायबिटीज होगा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एक्सेस की वजह से डायबिटीज होगा, उसको एड्रिनल डायबिटीज कहते हैं। कल हमने कौन सा डायबिटीज पढ़ा था, पिट्यूटरी डायबिटीज पढ़ा था, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस से जो डायबिटीज होगा वो पिट्यूटरी डायबिटीज होगा। और ये कौन से डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 होता है, क्योंकि क्लियर है ये चीज, ठीक है। उसके बाद कैटाबॉलिज्म हो गया, लाइपोलिसिस हो गई, ठीक है। ये इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट है। लेकिन एक्चुअली जो इसका जो इफेक्ट है, जिसके लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और हमारे लिए मिरेकल मेडिसिन है, ठीक है। और हमारे कोएक्स के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टू ट्रीट द पेशेंट, दैट इज इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू नो दिस क्लियरली। कैसे ये काम करती है एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, कि ये लाइपोकॉटिन की सिंथेसिस करता है, जो कि इनहिबिटर है फॉस्फोलाइपेज A2 का। और फॉस्फोलाइपेज A2 का इनहिबिट होने का मतलब ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स नहीं बनेंगे विच आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स इट्स इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ लाइपोकॉटिन विच इनहिबिट द फॉस्फोलाइपेज A2, जो कि क्या करेगा, एरेक्नोइड जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो इसके प्रिकर्सर्स होते हैं, एरेक्नोइड एसिड, वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस नहीं करेगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है उसको भी ये स्टॉप कर सकता है, और इन्फ्लेमेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई उसको भी, यानी फॉर एग्जांपल इसका प्रोफाइलेक्टिक एक्शन भी है, इसका प्रोफाइलेक्टिक एक्शन भी है, और इसका जो है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन भी इफेक्ट है। समटाइम्स होते हैं ना, कोई ड्रग्स हम ऐसी देते हैं जो अगर इन्फ्लेमेशन से पहले दें तो काम करेगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा तो काम नहीं करेगी, इसके दोनों काम है, ठीक है। ये एक काम इसका हो गया। उसके बाद हम सबको पता है हम स्टेरॉइड्स देते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, ट्रांसप्लांट वगैरह के बाद देते हैं, ठीक है। क्यों क्यों देते हैं, क्योंकि ये इंटरल्यूकिन 2 को इनहिबिट करता है प्रोडक्शन को, ठीक है। और इंटरल्यूकिन 2 जो है वो बेसिकली टी सेल्स की प्रोलिफरेशन करते हैं। जब हम हेमेटोलॉजी भी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे तो वो ये वाला पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंटरल्यूकिन 2 और टी लिम्फोसाइट्स वाला, ठीक हो गया। थर्ड थिंग कि ये क्या करता है, इसके अलावा ये प्लेटलेट्स और मास्ट सेल्स है को स्टेबलाइज करता है, तो उसके अंदर जितना भी जो है ना वेजोडाइलेटर और इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट पड़ा होता है वो वहां से रिलीज नहीं होता है। हैविंग सेड दैट कि उससे क्या रिलीज नहीं होता, हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन्स जो है वो रिलीज नहीं होते, ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली जब ये इंटरल्यूकिन 2 को सप्रेस करेगा तो इम्यूनिटी सप्रेस हो गई सारी की सारी। एंड यू मस्ट नो कि अगर अगर टी लिम्फोसाइट्स को हमने सप्रेस कर दिया तो बी लिम्फोसाइट्स ऑलरेडी सप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स अगर एक्टिवेट नहीं होंगे तो बी लिम्फोसाइट्स की इम्यूनिटी एक्टिवेट नहीं होती, ठीक है। सो हम इसको जो है प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, रिजेक्शन ऑफ द वो ग्राफ रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेनी ऑफ द हार्मोन्स, जिसमें से एक स्टेरॉइड हार्मोन है, कि कुछ फंक्शन इसके ऐसे होते हैं जो होते हैं परमिसिव इफेक्ट्स ऑफ द हार्मोन्स। अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि वेजो कंस्ट्रक्शन जो है वो अल्फा रिसेप्टर्स करते हैं, जो है जो है अल्फा रिसेप्टर्स करते हैं, ठीक है। और अल्फा रिसेप्टर्स जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम सेकेंड लिंक भेजूंगी उससे रिकनेक्ट होंगे। तो जो है अल्फा रिसेप्टर जो है उस पे नॉर एपिनेफ्रिन काम कर रहा है, लेकिन अगर कॉर्टिसोल बॉडी में डेफिशिएंट होंगे तो नॉर एपिनेफ्रिन अपना अल्फा रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर सकेगा। आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन, ठीक है। अल्फा रिसेप्टर्स पे काम कौन कर रहा है, नॉर एपिनेफ्रिन कर रहे हैं, मगर नॉर एपिनेफ्रिन इन द डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल वेजो कंस्ट्रक्शन को मेंटेन नहीं